नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन्स। ये आर्ट एंड कल्चर का हमारा आखिरी लेक्चर है। अगर एक या दो टॉपिक बच जाते हैं तो वो एनसेट में कवर हो जाते हैं। और इसके बाद जैसा हमने पहले डिसाइड किया था, हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे साल के करंट अफेयर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिन का गैप लेना पड़े ताकि करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। और देखिए, आज इस वीडियो में मेनली 3 रिलीजन्स हम डिस्कस करेंगे: जोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म और इस्लाम। जैनिज्म और बुद्धिज्म हमने पहले डिस्कस किया था और इसकी वीडियो अपलोडेड है। अगर और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना हो तो आप बता देना, और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे सिखिज्म के साथ में। इस वीडियो में हम सिखिज्म नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 रिलीजन्स पर हमारा फोकस रहेगा। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जोरास्ट्रियनिज्म। और सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं, किसके द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। इनका नाम है जोरास्टर या फिर जराथुस्त्रा। इनके द्वारा जोरास्ट्रियनिज्म की स्थापना की गई थी। पारसी धर्म, पारसी नाम से आपको आसानी होगी समझने में। पारसी लोगों के द्वारा इस धर्म को फॉलो किया जाता है। 600-700 बीसी के आसपास इस धर्म की स्थापना की गई थी, जिसे पारसी लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए, ये टाइमलाइन जानने की आवश्यकता इसलिए है, कई बार यूपीएससी क्रोनोलॉजी पूछ लेती है कि कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा बाद में आया। जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि जैसे इस्लाम आया वो 622 एडी के आसपास आया, जो सिखिज्म है वो एक प्रकार से 1600 एडी के आसपास आया। तो कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या मानते हैं जो पारसी लोग हैं वो, देखिए, एक सुप्रीम गॉड में विश्वास रखते हैं जिसका नाम है अहूरा मजदा। और एक प्रकार से देखिए, इसमें गॉड और एविल का कंसेप्ट है। जैसा हमने कई तरह के डांसेस में डिस्कस किया था, वैसे ही इस धर्म में कंसेप्ट है गॉड और एविल का। गॉड है वो है अहूर मजदा, और जो एविल है वो है अंग्रा मयूर। नाम देख लीजिए, अंग्रा मयूर जो है वो बुराई यानी शैतान आप इन्हें कह सकते हैं। और जो देखिए, पारसी लोग जो हैं वो मानते हैं कि अंत में एक प्रकार से है वो अहूर मजदा यानी जो गॉड है उनकी जीत होगी, और बुराई है वो हार जाएगी, यानी जो शैतान है उसकी हार होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद में देखिए, इस धर्म में जोरास्ट्रियनिज्म में आग का एक बहुत बड़ा रोल है। इस पर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2013 में, व्हाट इज द रोल ऑफ फायर इन जोरास्ट्रियनिज्म। तो काफी इंपॉर्टेंट मेंस में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है कि क्या रोल है फायर का। देखिए, आग का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा कहा जाता है जो आग यानी फायर जो है वो एक प्रकार से मैसेंजर का काम करती है भगवान और लोगों के बीच में। और इसीलिए जो पारसी जो लोग हैं काफी पूजा करते हैं आग की। ना सिर्फ आग की बल्कि धरती और हवा की भी काफी ज्यादा पूजा की जाती है इस पारसी धर्म में। और उसके अलावा देखिए, इवन ये कहते हैं कि जो डेड बॉडीज होती हैं वो पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, और एक प्रकार से बुराई का सिंबल हैं जो डेड बॉडीज होती हैं। और इसलिए ये डेड बॉडीज को एक प्रकार से जलाते नहीं हैं, ये एक प्रकार से खुले में छोड़ दिया जाता है, और गिद्ध वगैरह जो हैं उस बॉडी को एक प्रकार से डिके करते हैं और डिग्रेड करते हैं। और ये आपने सुना भी होगा, साइलेंस ऑफ टावर के बारे में आपने सुना होगा। ये साइलेंस ऑफ टावर है, मुंबई में है। तो पारसियों के द्वारा इस साइलेंस ऑफ टावर को यूज किया जाता है डेड बॉडीज को डिग्रेड करने के लिए, यानी खुले में छोड़ दिया जाता है। बाद में जो गिद्ध यानी वल्चर्स जो होते हैं उस बॉडी को डिके करते हैं। तो और देखिए, अगर देखिए इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार से इनका परसिक्यूशन, पहले ये ईरान में इस धर्म की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ पारसियों का, तो वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आए। संजन कोस्ट, ये कुछ नाम है कोस्ट का जहाँ पर ये आए थे। और वहाँ पे देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, आपको याद रखने में आसानी होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जब वेस्टर्न कोस्ट पर आए थे तो वहाँ पे जडी राणा एक राजा रूल कर रहे थे। तो इन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस मांगा हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, वहाँ पे जो राजा रूल कर रहे थे उनसे। तो राजा ने एक प्रकार से क्या किया, सिंबल के तौर पे एक दूध से भरा हुआ कटोरा उनको दिया। काइंड ऑफ ये जेस्टर था कि देखिए, ऑलरेडी जो ये लैंड है ये भरा हुआ है और यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पारसियों में कोई समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, दूध से भरे हुए कटोरी में एक प्रकार से चीनी के कुछ दाने फेंक दिए। ये एक स्टोरी है, इससे याद रखने में आसानी होगी। चीनी के कुछ दाने फेंके तो वो दूध में भरा हुआ जो कटोरा था वो चीनी पिघल गई उसके अंदर में। तो काइंड ऑफ राजा को समझ में आ गया कि जो पारसी हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे ये लोकल रीति रिवाजों के हिसाब से रहेंगे। और यही हुआ बाद में भी। देखिए, पारसियों ने क्या किया, यहाँ पे जो भारत में वो रहे तो सही, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने अपना दो तरफा उन्होंने अप्रोच अपनाई। उन्होंने अपना कल्चर भी सहेज के रखा, लेकिन लोकल रीति रिवाज या फिर लोकल जो पहनावा मान लीजिए, लोकल परंपराएं मान लीजिए, कस्टम मान लीजिए, प्रैक्टिसेस मान लीजिए, उनको भी अपनाया। तो पारसीज आपने देखा होगा कि देखिए, जो काफ़ी सारे पारसीज फेमस हैं इंडिया के अंदर में, जैसे रतन टाटा या फिर बोमन ईरानी या फिर जो सारे सैम मैनेक्सा, ये सारे पारसी हैं। और इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई तब से
काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई और काफ़ी अमीर हो गए धीरे धीरे करके ये। और इवन इन्होंने ही सबसे पहले भारत के अंदर में वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अपनाया। ये देखिए, ये देखिए, ये काइंड ऑफ मैप है कहाँ पारसियों की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है। तो ज़्यादा तो सारा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए चिंता की बात एक ये है कि पारसी की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है इंडिया के अंदर में। काफ़ी सारे रीजन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक रीज़न तो यूँ कहा जाता है कि जो ज़्यादातर जो पारसी हैं वो सिटीज़ यानी शहरों के अंदर में रहते हैं, तो इसलिए जो कल्चर है वो शहरों का ज़्यादा है, इसलिए कैरियर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय के फैमिली को। और इसके अलावा जो दूसरे रीजन से ऐसा भी कहा जाता है कि कन्वर्ट नहीं करते या फिर इंट्रा कम्युनिटी में ज़्यादा शादी को तवज्जो देते हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है आगे जाके। तो इसके लिए देखिए इनकी पॉपुलेशन को ठीक करने के लिए सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी जिसका नाम है जियो पारसी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो देखिए इनकी पॉपुलेशन को कंटेन करने के लिए ताकि और ज़्यादा कम ना हो, ये स्कीम लॉन्च की गई थी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो रिलीजन है वो है जुडाइज्म। जूस के द्वारा इसे फॉलो किया जाता है। और देखिए ऐसा भी कहा जाता है ये संसार का सबसे पुराना मोनोथिस्टिक रिलीजन है। जैसे वैसे तो सबसे पुराना जो रिलीजन है सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को सबसे पुराना कहा जाता है, लेकिन मोनोथिस्टिक नहीं है। काफ़ी सारे देवी देवता हैं, लेकिन मोनोथिस्टिक रिलीजन की बात करें तो जुडाइज्म सबसे पुराना है। और कहाँ से इसके बेसिक लॉज निकलते हैं? हेब्रू बाइबल के पहली जो 5 बुक्स हैं तोरा, वहाँ से इसके रूल्स, इस धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं, बेसिक लॉज निकलते हैं। तो तोरा के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है कि बेसिक बुक कौन सी है जो जुडाइज्म की, तो तोरा याद रखिएगा। प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जुडाइज्म के बारे में ये, और टीचिंग्स है सारी की सारी, भगवान की टीचिंग्स हैं, गॉड की टीचिंग्स हैं, कैसे जो जूज हैं उनको सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं वो हैं तोरा में। और 613 कमांडेंट्स हैं, लेकिन उसमें से 10 सबसे मेन है। कहाँ से आए वो अगली स्लाइड्स में हम जानेंगे। देखिए अब्राहम का एक अहम रोल है जुडाइज्म में। अब्राहम को एक प्रकार से जूइश लोगों का फादर भी जाना जाता है। और देखिए काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गॉड के बीच में और अब्राहम के बीच में, और अपना जो एक प्रकार से श्रद्धा अर्पित करी थी भगवान के प्रति अब्राहम ने, और इसीलिए गॉड ने आशीर्वाद दिया था अब्राहम को। और बाद में देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हुआ इनके बेटे अब्राहम के बेटे इसाक के साथ में, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हुआ इसाक के बाद में जैकब के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? काइंड ऑफ आशीर्वाद गॉड ने दिया अब्राहम को कि वो जुडाइज्म को प्रीच करें और इसको एक प्रकार से फैलाएं। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गॉड और अब्राहम के बीच में। और अब्राहम के बाद में हुआ इजाक के साथ में जो अब्राहम के बेटे थे, और बाद में इजाक के बेटे जैकब के साथ में। और जैकब को एक प्रकार से इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल। और यहीं से निकले इजराइल जो देश है वो यहीं से निकला। बाकी सारे जो वंशज हैं जैकब के उनको इजराइली भी कहा जाता है, समझ गए? यानी सबसे पहले गॉड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब्राहम के साथ में कि आप जुडाइज्म को एक प्रकार से फैलाइए। तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब्राहम के बेटे इजाक के साथ में, फिर इजाक के बेटे जैकब के साथ में, जिनको इजराइल के नाम से जाना जाता है। और बाद में सारे जो वंशज हुए जैकब के उनको इजराइली लोगों के नाम से जाना जाता है। तो काइंड ऑफ देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये मोजेस के बारे में। देखिए मोजेस एक प्रकार से इजरायली थे और इजिप्ट में एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था। और इजिप्ट में उस समय जो जूस थे, काइंड ऑफ जो हैब्रूज थे, वो स्लेव थे इजिप्ट में। और स्लेव मास्टर काफ़ी तरह के अत्याचार करते थे हैब्रूज के ऊपर में। तो एक बार मोजिस ने देखा, जो एक प्रकार से संत थे, साधु आप इनको कह सकते हैं, इन्होंने देखा कि कोई जो मास्टर एक प्रकार से अत्याचार कर रहा है हैब्रू के ऊपर में। तो इन्होंने गुस्से में आके उनको धक्का दे दिया, एक प्रकार से प्रहार किया उनके ऊपर में, स्लेव मास्टर जो कि एक हैब्रू के ऊपर में अत्याचार कर रहा था। बाद में उनको पता था कि इसकी भारी पनिशमेंट होगी, सजा होगी इसकी, तो वो जंगल चले गए थे। जंगल में जब वो गए तो उन्होंने देखा जो एक झाड़ी है वो जल तो रही थी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। वहीं से उन्होंने भगवान की आवाज़ सुनी, और एक प्रकार से जो माउंट सिनाई की ये बात है, तो वहां पे भगवान ने इनको 10 कमांडेंट्स दिए, जो हमने देखा था कि कैसे इजरायलियों को सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। वो तमाम तरह की चीजें थी वो यहीं से आई। काइंड ऑफ जो मोजिस नाम के जो ये संत थे, इनको माउंट सिनाई पे एक प्रकार से भगवान के द्वारा ये कमांडेंट्स दिए गए थे, और वहीं से जो तोरा बुक में बाद में ये प्रकाशित हुए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस बेसिक्स इतना ही है, एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है। अब डिटेल में जाने की बात हो तो मर्जी कितना ही डिटेल में जा सकते हो, लेकिन उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। अब आगे क्या है? आगे देखिए थोड़ा सा इस्लाम देख सकते हैं। इस्लाम का मेनली मतलब क्या होता है? इस्लाम का मेनली मतलब होता है सरेंडर, यानी सबमिशन टू गॉड, यानी एक प्रकार से आप अपने आप को सबमिट कर रहे हो भगवान के प्रति में। और देखिए 622 एडी के आसपास, 632 एडी के आसपास एक प्रकार से मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी, और मक्का में इसकी स्थापना हुई थी। सऊदी अरेबिया में है ये मक्का।
और उसके बाद में देखिए ये कैसे गया, पहले पिलर्स देख लेते हैं। देखिए इस्लाम के मेनली 5 पिलर्स हैं। ये देखिए 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। कई बार एक प्रकार से यूपीएससी के द्वारा, देखिए इतना ज़्यादा डीप में जाके यूपीएससी पूछेगी तो नहीं, 5 पिलर्स कौन से हैं। मेनली बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से धर्म की कौन सी बुक फेमस है, एक प्रकार से क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, किसने धर्म की स्थापना करी। लेकिन स्टेट पीएससी में कई बार जरूर इस चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इवन पूछा भी गया है। राजस्थान पीएससी या फिर यूपी पीसीएस जो है उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से बेसिक टेनेंट्स हैं। तो ये देख लीजिए, तो पहला जो टेनेंट्स है वो है फास्टिंग। रमजान के दौरान में जो फास्टिंग की जाती है उसको आप रोज़ा भी कह सकते हो या फिर आप एक प्रकार से सवम भी कह सकते हो। उसके बाद में देखिए पिलग्रिमेज, यानी मक्का में जाने को एक प्रकार से जो एक प्रकार से तीर्थ यात्रा की जाती है मक्का में, उसको हज कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक मुस्लिम को अपने जीवन काल में एक बार जरूर हज की यात्रा पे जाना चाहिए। उसके बाद में आता है कि प्लेजिंग द फेथ, यानी भगवान के प्रति अपना एक प्रकार से विश्वास प्रकट करना। इस चीज़ को एक प्रकार से तौहीद के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में आता है रिचुअल प्रेयर्स, जो यानी एक दिन में जो 5 बार रोज़ा, यानी रोज़ा नहीं, नमाज अदा की जाती है, उस चीज़ को कहते हैं ये रिचुअल प्रेयर्स। सलत के नाम से भी इसको जाना जाता है, नमाज या फिर सलत। उसके बाद में आता है चैरिटी टू द पुअर, यानी एक प्रकार से गरीब लोगों की सहायता करना और उनको दान देना, इस चीज़ को कहते हैं जकत। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है मेनली, ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। और बाद में देखिए इसके इस्लाम अपनी स्थापना के बाद में पैलेस्टीन गया, फिर इजिप्ट, पर्शिया, और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में फैला जहाँ जहाँ ये फैला। उसके बाद में देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है इस्लाम, शिया या सुन्नी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे इसका डिवीजन होगा, कई बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मेनली ये कन्फ्लिक्ट हुआ मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में। देखिए उनके एक प्रकार से उनके बाद में गद्दी कौन संभालेगा, इसको लेकर विवाद हुआ। जो सुन्नी है, सुन्नी कह रहे थे कि जो सबसे योग्य व्यक्ति है मोहम्मद साहब के बाद में उनको एक प्रकार से गद्दी संभालनी चाहिए। लेकिन शिया ने क्या कहा, शिया ने कहा कि देखिए जो गद्दी है उसके बाद में वो एक प्रकार से मोहम्मद साहब के परिवार में ही रहनी चाहिए, फैमिली में ही रहनी चाहिए। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ, यानी प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई उसके बाद में उनके बाद में गद्दी कौन संभालेगा, इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ। सुन्नी ने कहा कि जो सबसे योग्य होगा उन्हीं को गद्दी संभालनी चाहिए, और जबकि शिया ने कहा कि उनके परिवार में ही गद्दी रहनी चाहिए। तो सुन्नी के हिसाब से अबू बकर एक प्रकार से उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए थे, और शिया के हिसाब से उनके जो उत्तराधिकारी होने चाहिए थे वो अली बिन अबू होने चाहिए थे, जो कि काइंड ऑफ सन इन लॉ थे इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के। तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में शिया और सुन्नी आए। तो अब देखिए बात करें तो जो शिया हैं वो एक प्रकार से ईरान या इराक में काफ़ी ज़्यादा हैं, और सुन्नी जो हैं वो सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है। या फिर और भी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो सऊदी अरेबिया के जो एलाइज हैं, जैसे कतर, ओमान या फिर येमेन, इन सब देशों में सुन्नी की जनसंख्या ज़्यादा है, शिया की जनसंख्या ज़्यादा है ईरान और इराक में। तो मैंने तो देखिए यही एक प्रकार से हमने जो 3 रिलीजन्स को डिस्कस किया। जैसा हमने पहले कहा, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, उसकी वीडियो अपलोडेड है। और एक रह गया सिखिज़्म। अगर आपको लगता है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करने की आवश्यकता है तो वो सिखिज़्म के साथ हम कर लेंगे। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।